Hello students, welcome to the e-learning class of MAPN. Today in class 4 science, we will going to study our first chapter of TA4, that is chapter 9 soil. बच्चों soil मिट्टी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. In this chapter we will study on these topics. देखिए टॉपिक्स कौन कौन से हैं. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसे बनती है इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी की परतों के बारे में पढ़ेंगे. फिर लाइफ इन सॉइल, सॉइल में लाइफ कैसी होती है इसके बारे में पढ़ेंगे. सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव के बारे में पढ़ेंगे. कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, और मिट्टी को हम कैसे संरक्षित करते हैं इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो बच्चों आपके स्क्रीन बोर्ड पे चैप्टर चलता रहेगा और आप बुक खोलकर मेरी वॉइस के साथ इस चैप्टर को समझने का प्रयास करिए. Chapter 9 Soil. Soil is one of the most precious gifts of nature. It provides the support and nourishment that plants need in order to grow. मिट्टी प्रकृति के सबसे अनमोल उपहारों में से एक है. यह समर्थन और पोषण प्रदान करती है. पौधे जब बढ़ते हैं तो उन्हें पोषण चाहिए होता है, तो मिट्टी जो है वो अपना समर्थन देती है पौधों को बढ़ने में. ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. सभी जीवित चीज़ें अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करती हैं. सो वी कैन से द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल क्रिएचर्स इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ सॉइल. इसलिए हम कह सकते हैं कि धरती पर सभी प्राणियों का अस्तित्व मिट्टी की वजह से संभव है. आइए बच्चों, अब फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं. Soil is formed by the breaking down of rocks into tiny particles. This process took over thousands of years. मृदा मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने से छोटे कणों में होता है. इस प्रक्रिया में हजारों साल लगते हैं. First, continuous exposure to the sun, wind, rain, snow and frost developed cracks in large rocks. इस प्रक्रिया में हजारों साल लगते हैं. सबसे पहले सूरज, हवा, बारिश और ठंड के निरंतर संपर्क ने बड़ी चट्टानों में दरारें विकसित की. रेन वाटर सीप्ड इनटू दीज क्रैक्स. बारिश का पानी इन दरारों में जा गिरा. रिमेन्स ऑफ डेड plants and animals also get deposited there. मृत पौधों और जानवरों के अवशेष भी वहाँ जमा हो गए. As moisture and nourishment were available, some plants grew in these cracks. नमी और पोषण उपलब्ध होने के कारण कुछ पौधे इन दरारों में उगाए. As the plants grew bigger, their roots forced the cracks wide open. जैसे जैसे पौधे बड़े होते गए, उनकी जड़ें व्यापक रूप से दरारें खोलने को मजबूर हो गईं. फाइनली द रॉक्स ब्रोक इनटू स्मॉलर पीसेस. अंत में क्या हुआ, चट्टानें छोटे टुकड़ों में टूट गईं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. इस प्रक्रिया को चट्टानों का अपक्षय कहा जाता है. द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स कंटिन्यूड टू फॉर्म फाइनर पार्टिकल्स. चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया ने महीन कणों का निर्माण जारी रखा. सम ऑफ दीज रॉक्स वर ब्लोन अवे बाय द विंड एंड सम वर कैरीड अवे बाय रिवर्स. दस दे वर स्प्रेड ओवर वाइड एरियाज. इन चट्टानों के कुछ हिस्सों को हवा से उड़ा दिया गया था और कुछ को नदियों द्वारा बहा ले जाया गया था. इस प्रकार वे व्यापक क्षेत्रों में फैले हुए थे. प्लांट्स ग्रो रूट्स अमंग दीज पार्टिकल्स एंड बाइंड देम टुगेदर. व्हेन प्लांट्स और एनिमल्स डाई, देयर रेसिड्यूज मिक्स विद द सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल.
पौधे इन कणों के बीच जड़ों को विकसित करते हैं और उन्हें एक साथ बांधते हैं। जब पौधे या जानवर मर जाते हैं तो उनके अवशेष मिट्टी में मिल जाते हैं और इसे उपजाऊ यानी फर्टाइल बना देते हैं। अब बच्चों आते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल। मिट्टी की परतों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सॉइल इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स। मिट्टी की परतें कई परतों से बनी होती हैं। दीज लेयर्स आर ऑफन कॉल्ड हॉरिजन्स। इन परतों को अक्सर क्षितिज कहा जाता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सॉइल देयर मे बी सेवरल लेयर्स। मिट्टी के प्रकार के आधार पर कई परतें हो सकती हैं। बट देयर आर 3 मेन लेयर्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल सॉइल। सबसे पहला है द टॉप सॉइल, नेक्स्ट द सब सॉइल एंड द लास्ट बेडरॉक। लेकिन 3 मुख्य परतें हैं जो सभी मिट्टी में मौजूद हैं, जैसे टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेडरॉक। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 78 पर आइए। ह्यूमस। सबसे पहले हम ह्यूमस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द सरफेस लेयर ऑफ प्लांट remains such as leaves and twigs. It is thicker in areas such as forests. यह पौधे की सतह की परत है, जैसे कि पत्तियां और टहनियाँ। यह जंगलों जैसे क्षेत्रों में अधिक मोटा है। अब बच्चों आते हैं टॉप सॉइल पर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ए हॉरिजन। इसे ए क्षितिज भी कहा जाता है। इट इज़ थिक एंड डार्क इन कलर। यह रंग में गाढ़ा और गहरा होता है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ मैन्योर, लीव्स एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। यह परत खाद, पत्तियों और क्षयशील पौधों और मृत पशुओं से बनी होती है। सम एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द टॉप सॉइल। पौधों कुछ हवा भी शीर्षासन में मौजूद है। द रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर फाउंड इन द लेयर। रूट्स यूजुअली ऑब्टेन देयर फिक्स्ड फ्रॉम द लेयर। कई पौधों की जड़ें परत में पाई जाती हैं। जड़ें आमतौर पर परत से अपना निश्चित प्राप्त करती हैं। अब बच्चों हम आते हैं सब सॉइल पे। दिस इज़ द लेयर बिलो द टॉप सॉइल। ये लेयर जो होती है, जो सब सॉइल की लेयर होती है, ये टॉप सॉइल के नीचे पाई जाती है। इट इज़ लाइटर इन कलर। यह रंग में हल्की होती है। इट इज़ मेनली मेड ऑफ सैंड विद अ फ्यू पीसेस ऑफ रॉक्स। यह मुख्य रूप से चट्टानों के कुछ टुकड़ों के साथ रेत से बनी होती है। There are only a few plants whose roots reach subsoil. कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें सब सॉइल तक पहुंचती हैं। This layer may have some mineral nutrients for plants, but it contains no humus. इस परत में पौधों के लिए खनिज पोषक तत्व हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। अब बच्चों आते हैं बेडरॉक पे। इट इज़ द लेयर बिलो सब सॉइल। सब सॉइल के नीचे जो लेयर पाई जाती है उसे बेडरॉक कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। इसमें 2 भाग होते हैं। द अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट एंड पेरस रॉक्स। इसका जो ऊपरी भाग है वो नरम और पारे की चट्टान की तरह होता है। It is also called the parent material because the upper layers developed from this layer. इसे बच्चों पेरेंट मटेरियल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अपर लेयर्स हैं वो इसी लेयर से क्या होती हैं? डेवलप करती हैं। डेवलप यानी विकसित होती हैं। द बॉटम पार्ट इज मेड अप ऑफ अ लार्ज सॉलिड मास ऑफ रॉक। नीचे का हिस्सा जो होता है वो चट्टान के एक बड़े ठोस द्रव्यमान से बना होता है। अब बच्चों मोर टू नो पर आइए।
लोम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। लोम जो होता है वो सैंड और क्ले का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। ह्यूमस इज मेड ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। ह्यूमस कैसे बनता है? डेड और डिकेइंग एनिमल से ह्यूमस का निर्माण होता है। लोमी सॉइल मिक्स्ड विथ ह्यूमस इज़ द बेस्ट गार्डन सॉइल। लोमी सॉइल, जो लोमी सॉइल होता है वो ह्यूमस के साथ जब मिक्स होता है तो वो सॉइल जो होता है वो गार्डन के लिए सबसे अच्छा सॉइल माना जाता है। अब बच्चों आते हैं लाइफ इन सॉइल। सॉइल इज द होम ऑफ मेनी लिविंग थिंग्स। मिट्टी जो है वो कई जीवित चीज़ों का घर है। बिसाइड्स प्लांट्स, पौधों के अलावा मेनी स्मॉल एनिमल्स ऑल्सो लिव इन द सॉइल। कई छोटे जानवर भी मिट्टी में रहते हैं। Rats, moles and rabbits make their burrows in the soil. अब जो rats होते हैं, moles और जो rabbits होते हैं, ये क्या करते हैं? ये मिट्टी को खोद के अपना घर उसी में बनाते हैं। They make the soil loose by their digging and other activities. वे अपनी खुदाई और अन्य गतिविधियों द्वारा मिट्टी को क्या करते हैं? बहुत ही लूज यानी ढीला बनाते हैं। दिस हेल्प्स द सॉइल टू एब्जॉर्ब मोर एयर। दे ऑल्सो इनरिच द सॉइल बाय देयर एक्सक्रीटा। वे अपने उत्सर्जन द्वारा मिट्टी को समृद्ध भी करते हैं और मिट्टी को अधिक हवा को अवशोषित करने में मदद करता है। A large number of insects such as ants, bugs, beetles, leeches, worms, centipedes and scorpions live in the soil. अब बच्चों चींटियाँ, कीड़े, सेंटीपीड, बिच्छू, ये सब जो होते हैं, ये जो बड़ी संख्या में कीड़े मिट्टी में पाए जाते हैं। Earthworms move through the soil creating tunnels. अब केंचुआ जो होता है वो मिट्टी के माध्यम से सुरंग का निर्माण करता है। Plants are able to absorb more water and air through these tunnels. अब पौधे इन सुरंगों के माध्यम से अधिक पानी और हवा को अवशोषित करने में सक्षम पाए जाते हैं। Soil also contains very tiny living things which cannot be seen by naked eye. मिट्टी में बहुत छोटी जीवित चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। They are called microbes. उन्हें रोगाणु कहा जाता है। अब बच्चों हम लोग सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। We have learned that natural forces like the wind, rain, running water, etc. help in soil formation. हमने पढ़ा कि जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं जैसे विंड, रेन, बारिश, पानी का बहना, ठीक, हवा, ये सब क्या करते हैं? मिट्टी के बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। बट दीज फैक्टर्स ऑल्सो हार्म द सॉइल। लेकिन ये जो कारक होते हैं ये मिट्टी को नुकसान भी पहुंचाते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल एज इट कंटेन्स ह्यूमस। मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत होती है ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें ह्यूमस पाया जाता है। दिस सॉइल इज़ वेरी सॉफ्ट एंड लाइट। इट कैन बी ईजली ब्लोन। यह मिट्टी बहुत नरम और हल्की होती है, इसे आसानी से उड़ाया जा सकता है, ठीक है। अब बच्चों पेज नंबर 79 पर आइए। इट कैन बी ईजली ब्लोन अवे बाय द विंड और वॉश्ड अवे बाय वाटर। व्हेन इट हैपेंस इट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। हवा से या पानी से इस मिट्टी को उड़ाया जा सकता है या धोया भी जा सकता है। When it happens, it is called soil erosion. जब यह होता है तो इसे ही मिट्टी का कटाव कहा जाता है।
Soil erosion is the removal of the fertile topsoil by the action of wind, water, etc. अब soil erosion क्या है? Is the removal of the fertile topsoil. जो उपजाऊ topsoil होता है इसे जब हटा दिया जाता है, कैसे हटाया जाता है? विंड, हवा और पानी के द्वारा या आदि चीज़ों के द्वारा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एज इट कैन चेंज फर्टाइल लैंड इनटू बैरन लैंड और इवन अ डेजर्ट। मृदा, जो सॉइल मृदा होता है वो एक गंभीर समस्या है। क्यों? क्योंकि यह उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि या कभी कभी रेगिस्तान में भी बदल देता है। ठीक। बिसाइड्स विंड एंड वाटर देयर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। लेट अस फर्स्ट स्टडी द एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। हवा और पानी के अलावा कुछ अन्य कारक भी होते हैं जो मिट्टी के क्षरण के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। अब बच्चों, सॉइल इरोजन बाय विंड, विंड यानी हवा से जो सॉइल इरोजन यानी जो मिट्टी का कटाव होता है, सबसे पहले हम हवा द्वारा मिट्टी के कटाव को पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड विंड स्टॉर्म्स ब्लो अवे द टॉप सॉइल ऑफ अ ड्राई एरिया विद लिटिल वेजिटेशन। तेज हवाएं और हवा के झोंके थोड़ी सी वनस्पति के साथ एक सूखे क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या करते हैं? अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। सॉइल इरोजन बाय विंड इज मैक्सिमम इन डेजर्ट्स। रेगिस्तानों में हवा से मिट्टी का कटाव अधिकतम होता है। It affects farmers most as all the nutrients as well as manure are also blown away. यह किसानों को सबसे अधिक प्रभावित करता है और साथ ही साथ सभी पोषक तत्व भी उड़ जाते हैं। This leaves the remaining soil less suitable for growing crops. यह बची हुई मिट्टी को बढ़ती फसलों के लिए कम उपयुक्त बनाता है। Many times roots plants lose their soil cover and the plants die. कई बार जड़ों के पौधे अपनी मिट्टी को ढक लेते हैं और पौधे क्या होते हैं? वो बाद में मर जाते हैं। अब बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि हवा द्वारा मिट्टी का कटाव। अब हम पढ़ेंगे पानी के द्वारा मिट्टी का कटाव कैसे होता है। Heavy rains and strong river currents remove the soil from one place and deposit it in another. भारी बारिश और मजबूत नदियाँ जो होती हैं उनकी धाराएं मिट्टी को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर जमा करती हैं। Soil erosion by water is greater in hilly areas because water flows down the slopes with greater speed and force. पानी से मिट्टी का कटाव जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें अधिक होता है क्योंकि पानी ढलान से अधिक गति और बल के साथ बहता है। इसलिए The rivers carrying the soil slow down in the plains and deposit it there. मिट्टी ले जाने वाली नदियाँ मैदानी इलाकों में धीमी गति से बहती हैं और वहाँ पर जमा हो जाती हैं। सॉइल इरोजन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब हम पढ़ेंगे कि मानव की गतिविधियों के द्वारा मिट्टी का कटाव कैसे होता है। Trees and grasses protect the soil from erosion. Tall trees serve as windbreaks. Roots of plants hold the soil together. जो पेड़ और घास होती है ये प्रोटेक्ट करती है यानी बचाव करती है। किसका बचाव करती है? मिट्टी के कटाव का। Tall trees serve as windbreaks. जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं? जब हवा बहती है तो
बड़े पेड़ों के कारण हवा रुक रुक के उसको रोकने का कार्य ये ऊंचे ऊंचे पेड़ करते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर। पौधों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी को एक साथ रखती हैं। Thus plants resist the actions of both wind and water. इस प्रकार क्या होता है, पौधे हवा और पानी दोनों के एक्शन यानी दोनों के कार्यों का विरोध करते हैं। But when people cut trees for their use, the soil becomes loose and is easily carried away. लेकिन जब लोग अपने उपयोग के लिए पेड़ों को काटते हैं तो मिट्टी क्या होती है, मिट्टी ढीली हो जाती है और आसानी से बह जाती है। सिमिलरली ओवरग्रेजिंग ऑफ ग्रासलैंड्स बाय डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन। इसी तरह क्या होता है, घरेलू पशुओं द्वारा जब घास के मैदानों को ज़्यादा ओवरग्रेज करने से भी मिट्टी का क्या होता है, क्षरण होने लगता है। अब बच्चों कंजर्वेशन ऑफ सॉइल पे आते हैं। मृदा जो मिट्टी होती है हम उसका संरक्षण कैसे करेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर सॉइल टू फॉर्म, सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट। मृदा के संरक्षण में मिट्टी बनने में कितने साल लगे, हजारों साल लगते हैं, अतः इसकी रक्षा करना हमारा क्या होता है, हमारा परम कर्तव्य होता है। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। कटाव से मिट्टी के संरक्षण को ही हम मिट्टी का संरक्षण कहते हैं। अब बच्चों पेज नंबर 80 पर आइए। सॉइल इरोजन मेनली टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सम नेचुरल फोर्सेस। मिट्टी का कटाव जो होता है वो मुख्य रूप से कुछ प्राकृतिक शक्तियों के कारण होता है। वी कैन नॉट कंट्रोल दीज फोर्सेस बट देयर इफेक्ट एंड बी मिनिमाइज्ड। हम इन ताकतों को नियंत्रित तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका प्रभाव कम से कम कर सकते हैं। Here are some measures that we can take to prevent soil erosion. यहाँ कुछ उपाय हैं जो हम मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से हैं आइए पढ़ते हैं। प्लांटिंग ट्रीज एंड ग्रास, पेड़ लगाना और घास लगाना। Roots of trees and grass hold the soil tightly and do not let it fly off or flow away easily. अब जो रूट्स होते हैं ट्रीज़ और ग्रास के, ये क्या करते हैं, मिट्टी को बहुत ही टाइट से होल्ड किए रहते हैं, जकड़े रहते हैं, इसलिए ये क्या होती है, आसानी से बह नहीं पाती है या उड़ नहीं पाती है। So more number of trees should be planted to replace the ones that are cut down. इसलिए अधिक संख्या में हमें पेड़ों को लगाना होगा। अगर हम एक पेड़ काटें तो हम उसके बजाय कितने पेड़ लगाएं, कम से कम 50-100 इतने पेड़ लगाएंगे, तब क्या होगा कि मिट्टी का जो कटाव है वो नहीं हो पाएगा। The planting of a large number of trees in an area is called afforestation. Afforestation किसे कहते हैं बच्चों? Afforestation जब हम बड़ी संख्या में ट्रीज को प्लांट करते हैं, ठीक किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में, तो हम उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। Growing grass on the land which is not being used for farming is a good way to prevent erosion. हमें ऐसे लैंड पर, ऐसी भूमि पर ग्रास को उगाना चाहिए जिस खेत पर या जिस लैंड पर हम फार्मिंग, खेती, जिस खेत पर खेती नहीं होती है उस खेत पर हमें क्या करना चाहिए, हमें घास को उगाना
चाहिए। इससे क्या होगा, ये एक अच्छा तरीका होता है एरोजन, जो कटाव होता है उसको बचाने का। अब आते हैं बच्चों विंड ब्रेक्स। अनदर वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज ग्रोइंग dense rows of trees or hedges around a crop field. दूसरा तरीका सॉइल कंजर्वेशन का क्या है कि हम हजारों की संख्या में पेड़ों को लगाएं और अपने फील्ड को या जहाँ पे भी सॉइल इरोजन हो रहा है हम सॉइल इरोजन से पेड़ लगाकर उसे बचाएं। They serve as windbreaks, protecting the soil from speedy winds. ज़्यादा की संख्या में पेड़ रहेंगे तो क्या होगा, विंड ब्रेक्स जो होता है वो क्या करता है, सॉइल को बहुत तेज गति से उड़ने से रोकता है। बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स, तटबंधों का हम निर्माण करके भी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। An embankment is a stone wall built along the bank of a river. अब embankment क्या है? तटबंध एक नदी के किनारे बनी पत्थर की दीवार को कहते हैं। It prevents the river from changing its course and washing away topsoil. अब ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। क्या प्रिवेंट करता है, क्या बचाता है? या नदी को अपनी जगह से बदलने और टॉप सॉइल को धोने का काम करता है। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, ये पढ़ेंगे। इफ वाटर कम्स डाउन अ स्लोप इट फ्लोज वेरी फास्ट कैरिंग अ लॉट ऑफ सॉइल एंड कॉजेज मच डैमेज। जब पानी की ढलान जो होती है वो स्लोप से नीचे आती है तो इट फ्लोज़ वेरी फास्ट, तो बहुत तेज़ गति से वो बहती है और अपने साथ क्या ले जाती है, लॉट ऑफ सॉइल, बहुत ज़्यादा मिट्टी, जिससे कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज या बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सो इन हिली रीजन्स हिली स्लोप्स आर कट इनटू टेरेसेस एंड यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, पहाड़ी ढलानों को छतों में काट दिया जाता है और फसलों को उगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इट स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, तो ये फिर क्या होगा, इससे पानी के जो बहाव है वो धीमा हो जाएगा। एज वाटर स्लोज डाउन, जैसे ही पानी का बहाव धीमा हो जाता है, सम सॉइल फ्रॉम वन स्टेप इज लेफ्ट ऑन द नेक्स्ट स्टेप, तो अगले चरण के लिए कुछ मिट्टी को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। दिस वे द अमाउंट ऑफ लॉस्ट सॉइल इज रिड्यूस्ड, इस तरह से क्या होता है, खोई हुई मिट्टी जो होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है। बच्चों यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, आइए एक बार रिवाइज करते हैं। आपने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। लेयर्स ऑफ सॉइल, मिट्टी की परतों के बारे में पढ़ा। लाइफ इन सॉइल, मिट्टी में जीवन के बारे में पढ़ा। सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव के बारे में पढ़ा। और अंत में हम लोगों ने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि मिट्टी को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं। बच्चों इस चैप्टर की एक्सरसाइज को आप ध्यान पूर्वक सॉल्व करिएगा और इस चैप्टर की रीडिंग करके इसको समझने का प्रयास करिएगा।